हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 3 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड करवाया जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न और इंपॉर्टेंट अर्ध लघु उत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ाया। लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ बताऊंगा। यानी कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं 3 से 4 नंबर के, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न आपको कोई नहीं बताएगा आंसर के साथ, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहे ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके और इन 3 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप उसका आंसर आसानी से दे सके। तो देखिए, क्लास 12 केमिस्ट्री 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो हमारे चौथे चैप्टर से है, रासायनिक बलगत की, जिसको हम लोग केमिकल काइनेटिक्स इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक न्यूमेरिकल है, क्योंकि आपको पता है कि जो रासायनिक बलगत की चैप्टर है इससे न्यूमेरिकल आते हैं 3 से 4 नंबर के। ठीक है, तो वही मैं आपको बताऊंगा। देखिए, उसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर से होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारे पी ब्लॉक चैप्टर से होगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। यानी कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका अर्धायुकाल हमें दिया गया है। अर्धायुकाल को हम लोग टी हाफ फिर नोट करते हैं। ये हमें दिया गया है 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट है। तो बताइए कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। तो सबसे पहले हम यहां से वेग स्थिरांक निकाल लेते हैं के। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला होता है टी हाफ के पदों में 0.6932 अपान टी हाफ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, के इक्वल टू निकाल लेंगे 0.6932। टी हाफ की वैल्यू हमें कितना दिया गया, 60 मिनट दिया गया। ठीक है, तो हम 60 यहां पर लिख देते हैं। अब देखिए इनको हम भाग दे देते हैं। 0.6932 को आप 60 से भाग देते हैं तो हमारा आएगा 0.01155। देखिए आपको अभी ध्यान से समझना है, कुछ भी नहीं है ये, आप लोग वैल्यू देखकर मत डरिएगा। तो यहां पर जो हमारा वेग स्थिरांक आया वो आ गया 0.01155। ठीक है, मिनट इनवर्स। वैसे तो इसका मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है, लेकिन आपका जो टी हाफ दिया गया मिनट में दिया गया है तो ये मिनट इनवर्स आएगा। अब हमें निकालना है कि कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक और फार्मूला होता है। देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का एक और फॉर्मूला होता है के इक्वल टू, शायद आप लोगों को पता हो, 2.303 अपान टी। लेकिन यहां पर हम टी 90 लिखेंगे। क्यों 90 लिखेंगे? क्योंकि 90% अपक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी। तो समय जो हम निकाल रहे हैं वो 90% अपक्रिया का निकाले, तो टी 90 लिख देते हैं। आप टी भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या हम यहां पर लिखेंगे टी लॉग 10 ए अपान ए माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहां पर आप लोग चाहे तो 90 मत लिखिए, क्योंकि फॉर्मूले में केवल टी होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने बताया। अब देखिए इसी पर हम लोग वैल्यू को रखते हैं। तो देखिए के की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहां पर निकाली है, कितना है 0.01155। ठीक है, इक्वल टू 2.303 हम ऐसे रहने देंगे अपान टी 90। अब इसको हम लिख देंगे क्योंकि हमें 90% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, यहां पर log 10 लिख देंगे, log 10। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी होगी बताइए, क्योंकि अभिक्रिया जो है वो 100% होता है। ठीक है, अब 100% में से 90% हमें पूछा जा रहा है कि 90% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी। तो हम जो ए की वैल्यू लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, वो लिखेंगे 100। ए का मतलब प्रारंभिक सांद्रता। तो देखिए प्रारंभिक सांद्रता जो है उसे 100% हम लिखेंगे। ठीक है, और ए माइनस एक्स है टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता। तो देखिए हमें निकालना है 90% का, तो हम 100 - 90 रख देंगे। 100 - 90
इतना समझ में आया। देखिए ए है हमारी प्रारंभिक सांद्रता, क्योंकि शुरुआत में जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी तो 100% था, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता। और नीचे क्या है, टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, तो ए के स्थान पर तो 100 रहेगा, माइनस 90% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होती है, तो एक्स के स्थान पर हम 90 लिख देंगे, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करते हैं, तो 0.01155 इक्वल टू 2.303 अपान T90 इंटू लॉग 10 ये क्या हो जाएगा 100/10 कट कर देंगे, 10 का 10 10 तो हम 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो चलिए देखते हैं, यहां से हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हो जाएगा, इसको T90 को हम इधर ले आते हैं और इसको इसके नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो इधर हो जाएगा हमारा T90, यही हमें निकालना भी है, T90 इक्वल टू 2.303 अपान ये वाला आ जाएगा T90 के स्थान पर 0.01155 इंटू लॉग 10, ठीक है, लॉग 10, और ये आपका हो जाएगा 10। देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 10 बचा, 10 2 100, तो 10 हमने तो 10, ठीक है। अब लॉग 10 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है याद रखिएगा, चूंकि मैं साइड में लिखवा देता हूं, क्योंकि लॉग 10 इंटू 10 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1, ठीक है। तो हम इस पूरे के स्थान पर 1 लिख सकते हैं, log 10 इंटू 10 के स्थान पर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर T90 इक्वल टू, देखिए 2.303 का इससे भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 199.39, ठीक है। जब आप 2.303 को 0.0115 से भाग देंगे तो 199.39 आएगा, ठीक है, इंटू लॉग 10 इंटू 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो हमारा जो T90 इक्वल टू आ जाएगा, T90 वो आ जाएगा 199.39, ठीक है, और मिनट, ठीक है। तो बस यही हमारा आंसर आ गया, 199.39 मिनट हमारा आंसर आ गया। तो आप लोग क्वेश्चन में आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए आप कह सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, तो 199.39, ठीक है, मिनट में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारे 5वें चैप्टर पृष्ठ रसायन से है, ठीक है। क्वेश्चन है कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, प्रत्येक को एक एक उदाहरण सहित समझाइए। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हों, लेकिन मैं बहुत डीपली समझाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है, द्रव स्नेही कोलाइड होता है वे कोलाइड पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। देखिए द्रव स्नेही नाम से है द्रव से स्नेह करने वाला, द्रव से प्रेम करने वाला कोलाइड। तो वैसे कोलाइड जो विलायक क्या है, द्रव है, ठीक है। तो जब वो द्रव के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कण में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाए तो वो द्रव स्नेही कोलाइड होगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग याद रख सकते हैं कि ऐसे कोलाइड पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत ही कोलाइडी विलयन बनाते हैं उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। देखिए कुछ और इनमें गुण होता है, इनको अवक्षेपित करने के बाद फिर से द्रव के संपर्क में लाकर सुगमता से कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि इनके अवक्षेपित करने के बाद हम फिर से अगर इन्हें द्रव के संपर्क में लाएं तो हम कोलाइडी विलयन बना सकते हैं, और इसी गुण के कारण इन्हें उत्कर्मणीय कोलाइड भी कहते हैं, यानी कि रिवर्सिबल कोलाइड्स, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए इसका उदाहरण समझते हैं, यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड्स के कुछ उदाहरण है, कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से हैं, जिलेटिन हो गया, जिलेटिन, स्टार्च, गोंद, प्रोटीन आदि, ठीक है, प्रोटीन आदि, ये सब है द्रव स्नेही कोलाइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दूसरा है द्रव विरोधी कोलाइड, नाम से द्रव से विरोध करने वाला, ठीक है। तो देखिए वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, यानी कि द्रव विरोधी कोलाइड ऐसे कोलाइड होते हैं जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, वे द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। द्रव स्नेही में क्या था, वो विलायक के संपर्क में आकर सरलता से कोलाइडी विलयन बना देते थे, ठीक है। इन्हें अवक्षेपित करने के बाद फिर से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करना कठिन है, इसीलिए इन्हें
अनुत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं, यानी कि इरिवर्सिबल कोलाइड भी इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण समझते हैं। उदाहरण, ठीक है, एग्जाम्पल। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे धात्विक या धातु ऑक्साइड, धात्विक या धातु ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड। उसके बाद में धात्विक हाइड्रोक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब धात्विक हाइड्रोक्साइड का एक फॉर्मूला है, यहां पर मैं लिख देता हूं, वो है FeOH का होल थ्राइस, ठीक है। ये भी आपका द्रव विरोधी कोलाइड है। उसके बाद में धातु सल्फाइड, धातु सल्फाइड, जैसे आपका हो गया AS2S3, ये आपका हो गया आदि, ठीक है। ये सब द्रव विरोधी कोलाइड है, ठीक है। यानी कि जो द्रव विरोधी कोलाइड के एग्जांपल्स हैं वो है धात्विक या धातु ऑक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड, धात्विक का मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड, जैसे Fe लगा है, ठीक है। उसके बाद में धातु सल्फाइड AS2S3 जो है, ये सब आपके द्रव विरोधी कोलाइड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऑक्सीकारक एवं निर्जली कारक है, इसके एक एक उदाहरण देखिए। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4, ये एक ऑक्सीकारक भी है और एक निर्जली कारक भी है। इसका एक एक उदाहरण आप दीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों की भांति व्यवहार करता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीकारक गुण, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल ऑक्सीकारक के रूप में किस प्रकार काम करता है। तो देखिए, गर्म करने पर सांद्र H2SO4 अपघटित होकर ऑक्सीजन परमाणु देता है और ऑक्सीकारक का कार्य करता है। यानी कि जो यौगिक गर्म करने पर ऑक्सीजन परमाणु दें, उन्हें वो समझ लीजिए ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं। तो देखिए, गर्म करने पर सांद्र H2SO4 अपघटित होकर ऑक्सीजन परमाणु देता है, इसीलिए ये ऑक्सीकारक का कार्य करता है। जैसे देखिए, जैसे H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, किसमें, SO2 में टूट जाएगा, H2O जल में टूट जाएगा और ऑक्सीजन परमाणु देगा। देखिए, अब देखिए दोनों तरफ बराबर हैं, S एक है, इधर भी S एक है, ऑक्सीजन 2 1 3 1 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब हमने H2SO4 को गर्म किया तो इसने ऑक्सीजन परमाणु दिया, इसका मतलब ये ऑक्सीकारक का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है निर्जली कारक गुण, यानी कि ये किस प्रकार निर्जली कारक का कार्य करता है, यानी कि ये जल को बाहर निकालता है, ठीक है, निर्जली कारक। देखिए, यह कार्बनिक यौगिकों जैसे चीनी, फॉर्मिक अम्ल तथा ऑक्जेलिक अम्ल से जल का शोषण कर लेता है, अतः चीनी काली पड़ जाती है। यानी कि निर्जली कारक का मतलब जो जल का शोषण कर ले, जल को गायब कर दे, ठीक है। तो ये जो है कार्बनिक यौगिकों जैसे चीनी, फॉर्मिक अम्ल तथा ऑक्जेलिक अम्ल से जल का शोषण कर लेता है और चीनी काली पड़ जाती है। जैसे देखिए, चीनी का फॉर्मूला लिखिए पहले। चीनी का फॉर्मूला तो आपको पता है, C12H22O11, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसकी अभिक्रिया हम H2SO4 के साथ कराएंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है, तो देखिए होगा क्या, यहां पर जो कार्बन है 12 कार्बन, ये कार्बन अलग हो जाएगा, ठीक है, 12C हो जाएगा। और जब कार्बन अलग हो जाएगा तो कार्बन काला होता है, तो चीनी आपकी काली पड़ जाएगी, प्लस क्या हो जाएगा, 12C हो जाएगा, ठीक है, और प्लस आपका हो गया, ठीक है। प्लस के बाद यहां पर हो जाएगा H2SO4 इंटू 11H2O, ठीक है, ये आपका बाहर हो जाएगा। तो इसमें से क्या हुआ कि जो H2SO4 है, इसने कार्बन के मॉलिक्यूल को अलग कर दिया, जल बाहर निकल गया, यानी कि कार्बन जब होगा तो ये काला पड़ गया, चीनी काली पड़ गई, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी चीनी है। तो ये क्या करता है, चीनी से जल को अवशोषित कर लेता है, जिससे चीनी काली पड़ जाती है, ठीक है। इस प्रकार ये निर्जली कारक का भी कार्य करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न बताए। आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन तीनों क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।